नेपाल का हिंदू चाहता है कि वो अपना कल्चर प्रिजर्व कर सके, इसीलिए उसे हिंदू राष्ट्र चाहिए और इसीलिए वो ज्ञानेंद्र शाह को सपोर्ट कर रहा है। उनकी डिमांड केवल छोटी सी है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उन्हें तानाशाही या ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए जिसके अंदर उनके खुद की संस्कृति, उनके खुद के धर्म को कोई नुकसान पहुँचे। क्योंकि आज नेपाल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ईसाइयों की तादाद बढ़ रही है और कन्वर्जन कराया जा रहा है। नेपाल और इंडिया का रिश्ता बहुत पुराना है, अगर कल्चर के हिसाब से भी देखें, धर्म के हिसाब से भी देखें या फिर हिस्ट्री में भी अगर पीछे जाएँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नेपाल को अनस्टेबल करने के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है और एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या नेपाल को हिंदुस्तान सपोर्ट करेगा राजशाही वापस लाने के लिए। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और आज की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखती है और देश के सभी लोगों को समान रूप से समान अधिकार देती है। लेकिन नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेपाल के अंदर जो हिंदू आज 81% है वो धीरे धीरे खुद का कल्चर भी खो रहा है और खुद को भी खो रहा है। नेपाल 2008 तक इस दुनिया का आखिरी देश था जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ था। 28 मई 2008 को नेपाल से दर्जा छीन लिया गया और आज 17 साल बाद नेपाल की सड़कों पर लोग आगजनी और प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि नेपाल में फिर से राजशाही स्थापित हो, नेपाल को उसके राजा ज्ञानेंद्र सिंह के हाथों में सौंप दिया जाए। अब नेपाल की जनता नहीं चाहती कि नेपाल के अंदर लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन की जगह हो, सेक्युलरिज्म हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन दो सबसे बड़े रीजंस जो हैं, नेपाल को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के 17 साल बाद भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने 5 साल पूरे करे हों। 17 साल के अंदर 13 बार तख्ता पलट हो चुका है और ये नेपाल की 14वीं सरकार 17 साल के अंदर बन गई है। दूसरा रीज़न ये है कि नेपाल के अंदर जो घोटाले किए जा रहे हैं, जो रिश्वत ली जा रही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नेपाल के अंदर पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, जिसकी वजह से जनता का नुकसान हो रहा है और रिश्वतखोरी सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफिस में बढ़ी है। और तीसरा सबसे मेन रीज़न है कि नेपाल के अंदर नेपाल के हिंदू का कल्चर इस वक्त खतरे में है। नेपाल के अंदर क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुओं को दिक्कत हो रही है। इसलिए हिंदू चाहते हैं कि अगर उन्हें अपना कल्चर ट्रेडिशन बचाना है तो उन्हें नेपाल को राजशाही के अंडर लाना होगा और फिर से राजा ज्ञानेंद्र सिंह के हाथों में नेपाल को देना होगा। नेपाल में 17 साल हुए हैं केवल कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को आए हुए और उसके बावजूद इतने गंदे हालात हैं। नेपाल के अंदर बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, नेपाल के अंदर रिश्वतखोरी बढ़ चुकी है, करप्शन बढ़ चुका है और इतना ही नहीं, नेपाल के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। नेपाल के अंदर आज 81% हिंदू हैं जो खुद इस डर में है कि कब उनकी पहचान मिट जाएगी और वो माइनॉरिटी बन जाएंगे। पिछले 17 सालों में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कई बार उठी है, लेकिन हाल फिलहाल में इस मांग ने एक तेज़ी पकड़ी। 9 मार्च को जब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उनके 10,000 सपोर्टर्स पहले से ही मौजूद थे। राजा ज्ञानेंद्र को देखते ही उन सपोर्टर्स ने नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा कि शाही महल खाली करो, राजा ज्ञानेंद्र सिंह आ रहे हैं। नेपाल एक बार फिर से राजशाही चाहता है और इन नारों की आवाज़ इतनी तेज गूंजी कि 28 मार्च को नेपाल के अंदर आग लग गई। नेपाल की सड़कों पर हज़ारों लोग उतर गए और उन लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस पर पथराव किया गया, बिल्डिंगों में आग लगा दी गई और पथराव इतना तगड़ा हुआ कि सरकार को ये कहना पड़ा कि जो प्रोटेस्टर तुम्हें प्रोटेस्ट करता दिखे उसे शूट एट साइट, मतलब उसे देखते ही गोली मार दो। और राजा ज्ञानेंद्र सिंह को इस प्रोटेस्ट का जिम्मेदार ठहराया गया। ये प्रोटेस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अंडर हुआ। इस पार्टी को राजा ज्ञानेंद्र सिंह का सपोर्ट मौजूद है और इसीलिए जो इस वक्त वहाँ की सरकार है उसने राजा ज्ञानेंद्र सिंह को इस प्रोटेस्ट का जिम्मेदार ठहराया। नेपाल का हिंदू चाहता है कि वो अपना कल्चर प्रिजर्व कर सके, इसीलिए उसे हिंदू राष्ट्र चाहिए और इसीलिए वो ज्ञानेंद्र शाह को सपोर्ट कर रहा है। उनकी डिमांड केवल छोटी सी है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उन्हें तानाशाही या ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए जिसके अंदर उनके खुद की संस्कृति, उनके खुद के धर्म को कोई नुकसान पहुँचे।
क्योंकि आज नेपाल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ईसाइयों की तादाद बढ़ रही है और कन्वर्जन कराया जा रहा है। नेपाल और इंडिया का रिश्ता बहुत पुराना है, अगर कल्चर के हिसाब से भी देखें, धर्म के हिसाब से भी देखें, या फिर हिस्ट्री में भी अगर पीछे जाए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नेपाल को अनस्टेबल करने के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, और एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या नेपाल को हिंदुस्तान सपोर्ट करेगा राजशाही वापस लाने के लिए। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, और आज की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखती है और देश के सभी लोगों को समान रूप से समान अधिकार देती है। लेकिन नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेपाल के अंदर जो हिंदू आज 81% है, वो धीरे धीरे खुद का कल्चर भी खो रहा है और खुद को भी खो रहा है। नेपाल में इस वक्त केपी ओली की सरकार है और पिछले एक साल के अंदर नेपाल में भ्रष्टाचार 58% बढ़ा है। इस बढ़ते भ्रष्टाचार में 50% भ्रष्टाचार के मामले या तो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कार्यालय से आते हैं, या फिर ऐसे ही संगठनों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसीलिए लोग बाग सरकार से परेशान हैं। पिछले 17 साल में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल की जीडीपी को भी बड़ा फर्क देखने को मिला है, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। 2008 से पहले नेपाल अगर 2 रुपये का सामान अपने देश में मंगाता था तो 1 रुपये का सामान बाहर बेचता था, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन अब अगर नेपाल 12 रुपये का सामान मंगाता है तब अपने देश से 1 रुपये का सामान बाहर एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से नेपाल के लोग परेशान हैं और नेपाल के अंदर 65,000 से ज़्यादा लोग, 65,000 से ज़्यादा युवा देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। नेपाल के अंदर बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब एक 3 करोड़ वाले देश के अंदर आप ये सोचिए कि 65,000 युवा देश छोड़कर जा रहे हैं, तो एक बड़ा नंबर है एक ऐसे देश के लिए जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ है। नेपाल में 2023 में 1.62% की बेरोज़गारी बढ़ी है, मतलब इतने लोग वहाँ पर बेरोज़गार थे और इसीलिए देश छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए। 1768 में पृथ्वी शाह ने नेपाल को एक किया और उसके बाद उन्होंने नेपाल में राज करना शुरू किया। राजा ज्ञानेंद्र उन्हीं के वंशज हैं। 1950 में नेपाल के अंदर ईसाइयों की संख्या बढ़ी, जो आज के नेपाल में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, और इसीलिए लोग नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं।